हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का नेशनलिज्म इन यूरोप का क्वेश्चन आंसर जो बहुत इम्पॉर्टेंट हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं उनकी एक एक एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। यहाँ पर बहुत आसान लैंग्वेज में हमने आंसर्स दिए हैं, आप लोग इसे ले सकते हैं और समझ के अपने आप से बनाकर लिख सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्सप्लेन फ्रेडरिक सोरियो यूटोपियन विजन एज डिपिक्टेड इन हिज 1848 प्रिंट्स। मतलब फ्रेडरिक सोरियो का यूटोपियन विजन क्या था जो उनके 1848 के प्रिंट्स में दिखाया गया था। तो बच्चों, ये आपके बुक के पहले ही पेज पर एक पिक्चर दी गई है, उसमें ये पेंटिंग में सब कुछ जो जो दिखाया गया है वो आपको इस आंसर में सारा लिखना है। मैंने बहुत डिटेल में इस चैप्टर को अपने चैनल पे समझा रखा है, आप वहाँ पर जाकर भी समझ सकते हैं। तो देखो बच्चों, फ्रेडरिक सोरियो जो था वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिन्होंने 1848 में 4 प्रिंट्स की एक सीरीज बनाई थी। इन प्रिंट्स में उन्होंने अपने सपने की दुनिया को विजुअलाइज किया था जहां पर डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स थे। अब उन्होंने ना इस विजन को कैसे दिखाया बच्चों, यहाँ पर हमने 10 पॉइंट्स में आंसर दिया है। आप यहाँ पर कोई भी 6 या 7 पॉइंट ले सकते हैं, मैक्सिमम 6 पॉइंट्स, जो आपको बहुत आसान लगे और आप उसमें सारा आंसर एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। तो पहला तो था बच्चों, इस विजन को सबसे पहले उन्होंने लॉन्ग प्रोसेशन में दिखाया। लॉन्ग प्रोसेशन का मतलब है कि यूरोप और अमेरिका के लोग जो थे हर एज के थे उसमें, और हर सोशल क्लास के मेन और वुमेन उसमें शामिल थे, और एक लंबी कतार जिसे बोलते हैं लाइन उसमें मार्च कर रहे थे। और फिर उन्होंने क्या दिखाया था थर्ड पॉइंट में कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज दे रहे थे। ये सभी लोग, होमेज का मतलब है ट्रिब्यूट यानी कि श्रद्धांजलि दे रहे थे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट था, यानी जिसे हम बोलते हैं ज्ञान की मशाल थी, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन थे, यानी कि मानव अधिकारों का जो घोषणा पत्र होता है वो था। नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों क्या था, फोर्थ पॉइंट में शैटर्ड सिंबल्स थे, यानी कि ग्राउंड पे यानी जमीन पर एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस जो राजशाही शासन करा करते थे उनके टूटे हुए सिंबल्स पूरी तरीके से बिखरे हुए थे। इसका मतलब था कि पुराने शासन अब खत्म हो चुके थे। नेक्स्ट उन्होंने क्या दिखाया अपनी पेंटिंग में कि डिस्टिंक्ट नेशंस। सोरियो ने दुनिया के लोगों को अलग अलग नेशंस में ग्रुप किया था जिनको उनके फ्लैग्स और नेशनल कॉस्ट्यूम से पहचाना जा सकता था। नेक्स्ट बच्चों, उन्होंने दिखाया सिक्स्थ पॉइंट में कि प्रोसेशन की लीडरशिप। इस प्रोसेशन को यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड लीड कर रहे थे जो उस वक्त तक ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट सेवेंथ वाले में फ्रांस अपने रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर फ्लैग के साथ अभी अभी स्टैचू के पास पहुंचा ही था, और उसके बाद जर्मनी के लोग थे जिनके पास उनका ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग था। ये जर्मन फ्लैग एक यूनाइटेड नेशन स्टेट के लिए लिबरल होप्स को दिखाता था जो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होगा। नेक्स्ट 8th पॉइंट में बच्चों अदर नेशंस के बारे में दिखाया, जैसे क्या ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया जैसे दूसरे नेशंस भी थे। और लास्ट में बच्चों क्या दिखाया कि फ्रेटर्निटी का एक सिंबल आसमान में जैसे क्रिस्ट, सन्स और एंजल्स, इन नेशंस के बीच फ्रेटर्निटी जिसे हम भाईचारा भी बोलते हैं उसको सिंबलाइज कर रहे थे। तो बच्चों, इन शॉर्ट में सोरियो का विजन एक ऐसी दुनिया का सपना था जहां पर लोग पूरी तरीके से आजाद थे, डेमोक्रेटिक थे और नेशंस के रूप में एक दूसरे के साथ फ्रेटर्निटी से रहते थे, यानी कि भाईचारे से रहते थे। अब पुराने राजशाही जो शासन थे वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। What is a nation according to Ernest Renan? Why in his view are nations important? मतलब अर्नेस्ट रेनन के हिसाब से नेशन क्या है और उनके व्यू में नेशंस इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं।
तो देखो बच्चों, सबसे पहले अर्नेस्ट रेनन कौन था? एक फ्रेंच फिलोसोफर थे ये, जिन्होंने 1882 में व्हाट इज अ नेशन नाम का एक लेक्चर दिया था। इन्होंने नेशन को कैसे डिफाइन किया था, इस बात को रेनन ने क्रिटिसाइज किया था कि नेशन सिर्फ और सिर्फ जो है वो कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन या फिर टेरिटरी से बनता है। उनके अकॉर्डिंग एक नेशन लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडीवर्स, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन का कल्मिनेशन है। इसका मतलब है कि नेशन कई सालों के स्ट्रगल से, एफर्ट से और समर्पण का रिजल्ट होता है। रेनन के लिए नेशन होने की एसेंशियल कंडीशन ये थी कि पास्ट में कॉमन ग्लोरीज, प्रेजेंट में कॉमन विल और साथ में बड़े काम करना और आगे भी ऐसे ही काम करने की इच्छा रखना। उन्होंने नेशन को लार्ज स्केल सॉलिडरिटी यानी कि बड़े पैमाने पर एकजुटता कहा, जिसका एग्जिस्टेंस हर दिन एक डायरेक्ट वोट है। इसका मतलब है कि लोग हर दिन अपनी इच्छा से उस नेशन का हिस्सा बने रहने का फैसला करते हैं। अब बच्चों, इन्होंने कुछ नेशन की इम्पोर्टेंस भी थोड़ी बताई कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बताऊं कि रेनन का मानना था कि नेशंस का एग्जिस्टेंस जो है ना, वो एक बहुत ही अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 5 मैं आपको समझा रही हूँ और यहाँ तक की जरूरत भी है। उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि नेशंस का जो एग्जिस्टेंस है वो आजादी की गारंटी है। अगर दुनिया में सिर्फ एक ही कानून और एक ही मास्टर होता तो आजादी तो पूरी तरीके से खो जाती। नेशंस अलग अलग आइडेंटिटी और आजादी बनाए रखते हैं। रेनन ने यह भी कहा कि किसी प्रोविंस के इनहैबिटेंट्स को कंसल्ट करने का अधिकार है और किसी नेशन को कभी भी किसी भी कंट्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध मिलाना या फिर कब्जा करना ये बिल्कुल गलत है। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो रेनन के लिए नेशन सिर्फ एक ज्योग्राफिक या लिंग्विस्टिक ग्रुप ही नहीं था बच्चों, बल्कि एक लिविंग, इवॉल्विंग कम्युनिटी थी जो अपने कॉमन पास्ट, प्रेजेंट विल और फ्यूचर एस्पिरेशन से जुड़ी हुई थी और उनके अकॉर्डिंग नेशंस आजादी और डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, What steps did the French revolutionaries take to create a sense of collective identity among the French people? मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने फ्रेंच लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग बनाने के लिए क्या स्टेप्स उठाए थे? तो फ्रेंच जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने शुरू से ही फ्रेंच लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग डेवलप करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस किए। तो सबसे पहला था बच्चों आइडियाज ऑफ ए ला पैत्री एंड ला सिटोयन। उन्होंने ला पैत्री का मतलब होता है पितृभूमि और ला सिटोयन का मतलब होता है एक सिटीजन यानी कि नागरिक जैसे आइडियाज पर जोर दिया। इससे एक यूनाइटेड कम्युनिटी की नोशन बनी जिसमें सभी को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इक्वल राइट्स मिले। दूसरा, उन्होंने न्यू फ्रेंच फ्लैग यानी कि रॉयल स्टैंडर्ड राजशाही जो ध्वज होता है उसको एक नए फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग 3 रंग के झंडे से रिप्लेस कर दिया। थर्ड बच्चों, उन्होंने नेशनल असेंबली को दिखाया कि स्टेट्स जनरल को एक्टिव सिटीजन्स द्वारा जो इलेक्ट किया गया था और उसका नाम नेशनल असेंबली रख दिया गया। नंबर 4 पे नेशनल सिंबल्स यानी कि जो नए हिम्स होते हैं ना, जैसे देशभक्ति गीत होते हैं, उसको कंपोज किया गया। ओथ्स यानी कि शपथें जिसे हम बोलती हैं वो ली गई और मार्टियर्स जो शहीद थे उनको याद किया गया। ये सब नेशन के नाम पर किया गया। नेक्स्ट था बच्चों सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया जिससे फ्रेंच टेरिटरी के सभी सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म लॉज मतलब एक समान कानून जो है वो पूरी तरीके से बनाया गया।
नंबर 6 पर एबोल्यूशन ऑफ इंटरनल बैरियर्स। देश के अंदर के जितने भी कस्टम ड्यूटीज थी और जो ड्यूज थे उनको एबॉलिश कर दिया गया। इसके साथ ही वेट्स और मेजर्स का एक यूनिफॉर्म सिस्टम अडॉप्ट किया गया, जिससे जो ट्रेड करना था और कॉमर्स करना था वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। नेक्स्ट उन्होंने बनाया कॉमन लैंग्वेज। रीजनल डायलेक्ट्स यानी जो अपने अपने क्षेत्र की बोलियां होती हैं उसको डिस्करेज कर दिया गया और फ्रेंच जैसी पेरिस में बोली और लिखी जाती थी वो नेशन की कॉमन लैंग्वेज बन गई। लास्ट उन्होंने किया मिशन टू लिबरेट यूरोप। क्रांतिकारियों ने यानी कि जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि उनका मिशन यूरोप के दूसरे लोगों को डेस्पोटिज्म से लिबरेट करना है और उन्हें नेशंस बनाने में हेल्प करना है। तो बच्चों ये सब मेजर्स फ्रेंच लोगों में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी और शेयर्ड आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए थे, जिससे वो एक नेशन के रूप में जुड़ सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्या कहता है कि व्हाट वाज द नेपोलियनिक कोड, व्हाट वर इट्स की फीचर्स एंड इम्पैक्ट। नेपोलियनिक कोड क्या था और इसके मेन फीचर्स और इम्पैक्ट क्या थे। तो बच्चों देखो, नेपोलियनिक कोड को सिविल कोड भी कहा जाता है ऑफ 1804, इसके नाम से भी जाना जाता था। ये नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया था और उसके साथ साथ कुछ रिफॉर्म्स भी कर दिए थे। अब वो रिफॉर्म्स क्या उसने करे थे वो हम देख लेते हैं। नेपोलियन ने फ्रांस में डेमोक्रेसी को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दिया और वापस से जो मोनार्की रूल था यानी जहां पे राजशाही होती है, राजा का रूल होता है, वो ले आया। लेकिन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में काफी सारे रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट किया। उनका मकसद सिस्टम को ज्यादा रैशनल और एफिशिएंट बनाना था। अब उसके की फीचर्स और उसके इम्पैक्ट को हम देखते हैं। सबसे पहला था इक्वालिटी बिफोर लॉ। इस कोड ने बर्थ के बेस्ड पर मिलने वाली सभी जो प्रिविलेजेस थी उनको खत्म कर दिया। इसने कानून के सामने बराबरी एस्टेब्लिश करी। सेकेंड, राइट टू प्रॉपर्टी। इसने प्रॉपर्टी के अधिकार को ना पूरी तरीके से सिक्योर कर दिया। थर्ड, एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्रेंच कंट्रोल वाले रीजन्स में जैसे डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी, नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई किया, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया और जो पेजेंट्स थे जैसे किसान थे उनको सर्फडोम और मैनोरियल ड्यूज से पूरी तरीके से आजाद कर दिया। अगर बच्चों आपको ये पॉइंट्स और ज्यादा डिटेल में समझने हैं तो आप मेरे चैनल पर इन पूरे चैप्टर के वीडियोस को जाकर डिटेल में बहुत आसान लैंग्वेज में समझ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है उस प्लेलिस्ट का, आप उस पर जाके क्लिक करके पूरे चैप्टर को पहले समझ सकते हैं और फिर आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा आसान लगेंगे। नेक्स्ट बच्चों है गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव्ड। अब इसमें क्या हुआ, जैसे टाउन्स में गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बच्चों जो व्यापारी लोगों पर पाबंदियां लगा दी जाती है उनको पूरी तरीके से हटा दिया गया। इससे जो व्यापार करना था वो बहुत आसान हो गया। फिफ्थ था इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को पूरी तरीके से इम्प्रूव किया गया। इससे गुड्स और लोगों का मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा फास्टर हो गया। नेक्स्ट आपका हुआ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। यहाँ क्या हुआ बच्चों कि बिजनेसमैन और जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स को ये रियलाइज हुआ कि यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स और एक कॉमन नेशनल करेंसी से गुड्स और कैपिटल का मूवमेंट और एक्सचेंज आसान होगा। इससे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला। तो बच्चों नेपोलियनिक कोड एक तरीके से पूरा सुधार का एक बड़ा कदम था, जिसने कई पुरानी जो भी
कंडीशंस थी या व्यवस्था थी उनको खत्म कर दिया और मॉडर्न, एफिशिएंट और यूनिफॉर्म सिस्टम्स लेकर आए, जिसका बिजनेसमैन पर और लोगों पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ा। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। How did the local populations in conquered territories initially react to French rule and why did their sentiment turn to hostility? यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं कि कॉन्कर्ड टेरिटरीज में लोकल पॉपुलेशन ने शुरू में फ्रेंच रूल पर कैसे रिएक्ट किया और बाद में उनका सेंटिमेंट हॉस्टिलिटी में क्यों बदल गया। तो देखते हैं। शुरू में कई जगहों पर जैसे होलैंड थे, स्विट्जरलैंड और ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान और वार्सा जैसी सिटीज में फ्रेंच आर्मीज का आजादी का जो अग्रदूत था, मतलब हरबिंगर्स ऑफ लिबर्टी बोलते हैं उसे बच्चों, उसके रूप में वेलकम किया गया था। मतलब वो लोग बहुत खुश थे। लोगों ने उन्हें लिबरेटर्स के रूप में देखा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स ला रहे थे। लेकिन ये इनिशियल एंथुजियाज्म जो था ना, मतलब ये जो इतने एक्साइटमेंट थी, इतनी खुशी थी कि अब हमारे देश में राजा का राज खत्म हो जाएगा और डेमोक्रेसी आ जाएगी, तो वो जल्दी ही क्या हो गई, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी होता है बच्चों दुश्मनी, उसमें बदल गया। इसका रीजन ये था कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट्स थे वो पॉलिटिकल फ्रीडम्स के साथ नहीं आए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के एडवांटेजेस को इन चीजों ने आउटवे कर दिया, यानी उन पर पूरी तरीके से भारी पड़ गए। जैसे क्या क्या हो गया बच्चों, देखो सबसे पहला इंक्रीज टैक्सेशन, लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया गया। दूसरा सेंसरशिप, मतलब कि खबर बंदी जैसे होती है कि लागू कर दी गई, जिससे लोग अपनी बात को खुलकर ही ना कह पाए, वो अपनी बात को किसी भी मीडिया में बोल ही नहीं सकते थे। नेक्स्ट फोर्स कंस्क्रिप्शन, यानी कि फ्रेंच आर्मीज में जबरदस्ती भर्ती करा गया लोगों को, क्योंकि उन्हें यूरोप के बाकी हिस्से को भी कॉन्कर करना था। ये लोगों को तो बिल्कुल भी पसंद आया ही नहीं। और नेक्स्ट क्या हुआ बच्चों, ऑपरेशन। ऑपरेशन में फ्रेंच लोगों को ऑपरेसर्स, यानी कि जो अत्याचारी लोग होते थे, उसके रूप में देखा जाने लगा। जैसे वे किसानों के कार्ड्स छीन लेते थे, विमेन को हरास करते थे और पीजेंट्स को घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर करते थे। तो इन सब चीजों को बच्चों कैसे शो किया गया, एक इमेज के थ्रू, जो इमेज का नाम था द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी। ऐसी इमेज में भी ये सब दिखाया गया था। तो बच्चों शुरू में तो लोगों को लगा कि फ्रेंच उन्हें आज़ादी दिलाएंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आज़ादी के बदले उन्हें ज़्यादा टैक्स, सेंसरशिप और ज़बरदस्ती भर्ती मिल रही है, तो उनका नज़रिया पूरी तरीके से बदल गया और फ्रेंच को जो भी अत्याचार हो रहा था, शोषण करने वाला माना जाने लगा। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें बच्चों। थैंक यू वेरी मच।